हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 14 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? तो अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। इस पूरी कहानी को आप समझिएगा। 2017 में अमेरिका ने यूनेस्को को छोड़ दिया। जैसे ही यूनेस्को को अमेरिका छोड़ता है, चाइना का दबदबा यूनेस्को में बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद अमेरिका को यह एहसास होता है कि उसने यूनेस्को को छोड़ दिया है तो चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है यूनेस्को में। तो अब अमेरिका ने यह फिर से फैसला लिया है कि वो यूनेस्को को ज्वाइन करेगा। तो यूनेस्को को अमेरिका की जरूरत है क्यों? क्योंकि यूनेस्को को सबसे अधिक फंड अमेरिका से ही मिलता था। तो अब वो फिर से जुड़ रहा है, इसलिए यूनेस्को को फायदा होने वाला है। अमेरिका जुड़ रहा है, उसके साथ वो $600 मिलियन का जो बकाया था उसको चुकाएगा। इसके अलावा 10 मिलियन का वो बोनस भी प्रदान करेगा। इस प्रकार से यूनेस्को का जो फंड है वो और बढ़ने वाला है। तो अमेरिका इससे पहले भी 1984 में यूनेस्को से अलग हो गया था। इसके बाद वह 2003 में यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया था। बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह जो संस्था है वो एजुकेशन, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक सोच और कल्चर यानी संस्कृति पर काम करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके जो सदस्य हैं वो हैं 193 और 12 सहयोगी सदस्य। इसके हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, पेरिस फ्रांस में है। और इसकी जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं आंद्रे अजोले। यहां पर आप देख सकते हैं मैप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इसके पड़ोसी देशों में है कनाडा और मैक्सिको। ठीक है। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र अमेरिका का है और ये अलास्का वाला क्षेत्र भी किसका है? अमेरिका का। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि सबसे बड़ा आइसलैंड कौन है? तो वो है ग्रीनलैंड। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिलेगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और इसके अलावा जो भी और इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो उपलब्ध हैं ऐप पर, तो आप उन्हें भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और मालदीव के बीच एक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है एक्यूबेरन। तो यह कहां आयोजित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का वो कौन सा स्थान है जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो चौबटिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? तो यह इसका 12वां संस्करण है। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 11 जून 2023 से 24 जून 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में मानवीय सहायता देना और आपदा राहत कार्यों को बढ़ावा देना। बात करते हैं मालदीव की, तो कैपिटल इसकी माले है और मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और यहाँ की करेंसी है रुपया। और मालदीव एशिया का जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका। तो इसके साउथ में एक छोटे छोटे द्वीपों का समूह दिखाई दे रहा है जिसका नाम है दोस्तों मालदीव। ठीक है। तो ये आपको इसकी कैपिटल भी दिखाई दे रही है, क्या है? माले है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बात आई है युद्धाभ्यास की, तो कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं। जैसे टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, सैन्यू भारत और जापान के बीच, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच, सिलिनैक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच,
साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ है। नसीम अल वह भारत और ओमान के बीच, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किए जाने वाले युद्धाभ्यास हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्स बने हैं। पीटर एल्बर्स हैं कौन? तो दोस्तों इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्बर्स। तो उन्हें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है और उनका जो कार्यकाल होगा वो होगा जून 2024 तक। बात करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो यह दुनिया की एयरलाइनों का एक व्यापार संघ है। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। डेनिस फ्रांसिस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78वां अध्यक्ष बनाया गया है। संजय वर्मा को मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का एमडी बनाया गया है। अमरेंदु प्रकाश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। अश्विनी कुमार को यूको बैंक का एमडी बनाया गया है। अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एमडी बनाया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। और अंगसुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है हर साल 13 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 जून को। समझते हैं कि ये एल्बिनिज्म है क्या। उससे पहले आप कुछ बातों को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आप जब धूप में जाते हैं तो आपके शरीर में डार्कनेस आती है, आपके चेहरे पर डार्कनेस आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में एक पिगमेंट, एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है मेलेनिन। तो जैसे ही आप धूप में जाते हैं तो धूप से रक्षा के लिए वो मेलेनिन आपकी त्वचा के ऊपर की तरफ आ जाता है और त्वचा की इस प्रकार से रक्षा हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति एल्बिनिज्म से पीड़ित होता है उसके शरीर में मेलेनिन बनता ही नहीं है, उसका निर्माण ही नहीं होता है। जब मेलेनिन का निर्माण नहीं होगा तो व्यक्ति का शरीर इस प्रकार से हो जाएगा, यानी उसके वाल भी व्हाइट हो जाएंगे, उसका पूरा शरीर व्हाइट हो जाएगा, यहां तक कि उसकी आंखें भी व्हाइट हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं एल्बिनिज्म। यह एक जेनेटिक बीमारी है, यानी माता पिता से बच्चों में फैलती है। जिन बच्चों को यह बीमारी होती है उनको त्वचा कैंसर होने का खतरा बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनके शरीर में मेलेनिन होता ही नहीं है। तो हमारे शरीर में स्किन कैंसर से कौन बचाता है? मेलेनिन बचाता है, क्योंकि जो धूप है उसका सीधा प्रभाव हमारे त्वचा पर नहीं पड़ता है। अब आप 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2014 में की गई थी और फिर 2015 में यह दिवस मनाया गया था। दोस्तों अभी हाल ही में हमने 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया है और विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया है 9 जून को, विश्व महासागर दिवस मनाया है 8 जून को और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है 5 जून को। अब हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट ने WHO पुरस्कार जीता है, इसकी निर्देशक कौन है? तो दोस्तों इसकी निर्देशक है वंदिता सहारिया। कौन है? वंदिता सहारिया। तो देखिए एक फिल्म है जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। तो यह एक डॉक्यूमेंट्री है। तो इसको अभी हाल ही में WHO के द्वारा हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में एक विशेष पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन किसने किया है? राजस्थान की वंदिता सहारिया ने। और वो विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी, यानी WHO के जो विजेता अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं तो उसमें एकमात्र भारतीय कौन थी? वंदना सहारिया। बात करते हैं WHO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य हैं 194।
इसके वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। अगला प्रश्न है, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु हो गया है। तो गुजरात ने तमिलनाडु को पीछे कर दिया है। एक आंकड़ा याद रखिएगा, इसी आंकड़े के अनुसार ये कहा जा रहा है कि गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। 31 मई 2023 का डाटा है जिसमें गुजरात की कुल स्थापित पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो है 10,416 मेगावाट की, जबकि तमिलनाडु की जो पवन ऊर्जा की क्षमता है वो है 10,125 मेगावाट की। तो इस प्रकार से गुजरात पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा क्या है? तो वायु की शक्ति का उपयोग करके एनर्जी बनाना, यह कहलाता है पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हरियाणा ने। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जिन व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण प्राप्त है तो उनको 10,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की जो वॉल्वो बसें हैं उनमें उनको मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं भारत के पद्म पुरस्कारों की। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है ये भारत रत्न के बाद आता है, तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और इन पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष मई 2023 किसे चुना गया है? तो पुरुषों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2023 के लिए किसे चुना गया है? हैरी टेक्टर को चुना गया है। हैरी टेक्टर किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वह आयरलैंड के क्रिकेटर हैं। इसी प्रकार से महिलाओं में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है थिपेचा पोथताबोंग को, जो कि थाईलैंड के हैं। बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। और दोस्तों, ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाता है ये उन क्रिकेटरों को दिया जाता है जिन्होंने 1 महीने के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों उरुग्वे ने। किसने जीता है? उरुग्वे ने। 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप 20 मई से 11 जून तक अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था और इसमें उरुग्वे ने जीत हासिल की है। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। तीसरा स्थान इजराइल को और चौथा स्थान साउथ कोरिया को प्राप्त हुआ है और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इटली के सेसरे कासादेई को चुना गया है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? सेसरे कासादेई। तो एक पॉइंट और याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अर्जेंटीना में किया गया था। बात आई है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये आप देख सकते हैं, ये है अर्जेंटीना और इसी का पड़ोसी देश है उरुग्वे। तो इसने दोस्तों अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण किया है? तो ये निर्माण किया है चाइना ने। किसने दोस्तों? चाइना ने। इस टनल का नाम क्या है? JF-22। इसका व्यास कितना है? 4 मीटर का और इसमें जो हवा चलेगी वो चलेगी 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, यानी ये ध्वनि की गति से 30 गुना ज्यादा से चलेगी और इस टनल का उपयोग किया जाएगा अनुसंधान करने में। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे इस टनल में। तो इसका निर्माण किसने किया है? चाइना ने। चाइना की बात करें तो बीजिंग इसकी कैपिटल है और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। BSF के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? नितिन अग्रवाल। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता रोक दी है? इथियोपिया को। G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का दूसरा शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? गोवा में। सिल्वियो बर्लुस्कोनी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? इटली के।
महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रश्मिका मंधाना को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक को, वैदिक युग के प्रमुख शब्दावली और उनके अर्थ। देखिए, वैदिक युग में कई प्रकार के शब्द उपयोग किए जाते थे, तो उनका अर्थ हम समझेंगे। जैसे अघन्या का शब्द क्या होता है? वध ना करने योग्य अर्थात गाय। दिहित्ती का अर्थ क्या होता था? दूध दोहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा का मतलब क्या होता था? जुते हुए खेत। लांगल का मतलब क्या हुआ था? करता था हल। ब्रक का मतलब होता था बैल। यब का अर्थ होता था जौ। गोधूम का अर्थ होता था गेहूं। हिरण्य या सुवर्ण का अर्थ होता था सोना। करीस का अर्थ गोबर की खाद। बेकनाट का अर्थ हुआ करता था ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। तंदुल का अर्थ होता था धान और व्रीहि का अर्थ होता था चावल। तो ये है वैदिक युग के कुछ शब्द और उनके अर्थ। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया, तो लगभग सभी ने इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया दिया है। चूंकि अब सभी के कमेंट यहां पर रखना संभव नहीं है, तो कुछ कमेंट पिक किए गए हैं। तो दोस्तों, कल का आंसर जरूर याद रखिएगा, क्या था? ऑस्ट्रेलिया। अब आपसे आज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।